जय जिनेन्द्र छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 धातु और अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भाग 2। पिछली कक्षा में आपने धातुओं और अधातुओं के कुछ भौतिक गुण जैसे कठोरता, चमक, अवस्था, आघात वर्धनीयता, तन्यता, चालकता, ध्वनिक आदि जाने थे। इस भाग में धातु और अधातु के रासायनिक गुणों को जानने से पहले हमें जानना आवश्यक है कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु संख्या क्या है, संयोजकता क्या कहलाती है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक समीकरण व यौगिक कैसे बनते हैं। पिछले भाग में आपने जाना था कि नाभिक यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें प्रोटॉन धनावेशित होते हैं यानी इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है और हरे दिखने वाले न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। नाभिक के बाहर गोल घेरे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं यानी इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इनके बाहर जैसा कि आप देख सकते हैं घेरों को हम कक्षा कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम जानेंगे कि किसी भी कक्षा यानी कोश, शेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। नाभिक के पास के पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है। इसे हम K से दर्शाते हैं। K कक्षा के बाद आने वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। इसे हम L से दर्शाते हैं। L के बाद आने वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होती है। इसे हम M से दर्शाते हैं और M के बाद आने वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 होती है। इसे हम N से दर्शाते हैं। इन कक्षों में संख्या अधिकतम कैसे पता चली? किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कैसे ज्ञात होती है? इसके लिए एक सूत्र है 2n², जहां n कक्षा की संख्या को बताता है। परमाणु की संरचना जानने के बाद हम जानेंगे परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। क्या आपको पता है किसी भी परमाणु यानी एटम में प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। उदाहरण के तौर पे यह है हाइड्रोजन, पहला तत्व। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। यानी जितनी प्रोटॉन की संख्या हाइड्रोजन के पास है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अर्थात किसी भी परमाणु यानी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही परमाणु संख्या कहलाती है। एटॉमिक नंबर को हम Z से दर्शाते हैं। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर है और जैसा कि हम जानते हैं प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, अतः हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। यहाँ सारणी में कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं, उनकी परमाणु संख्या, उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या दी गई है और साथ ही वे इलेक्ट्रॉन्स उनकी कक्षाओं में कैसे वितरित होते हैं उनकी संख्या दी गई है। हमने अभी हाइड्रोजन का उदाहरण देखा था, अब हम हीलियम का उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन्स दिख रहे हैं? 2। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि हमने अभी जाना था जितने प्रोटॉन्स की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। आप अन्य तत्वों में उनके प्रोटॉन की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां से जान सकते हैं।
पिछली सारणी में हमने एटॉमिक नंबर व इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या देखी। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन का वितरण देखेंगे। उदाहरण के तौर पे सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। 11 को बांटिए, के में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में अधिकतम 8, बचे कितने? 8 और 2 10 हुए। अतः इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। मैग्नीशियम का उदाहरण देखते हैं। इसकी परमाणु संख्या 12 है। जरा आप इसको बांटने का प्रयास कीजिए। बिना देखे बताइए, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। एल में 8, बचे कितने? 2। बचे 2 इलेक्ट्रॉन एम शेल में पाए जाएंगे। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 2। एल्यूमिनियम के उदाहरण में देखेंगे तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर भी 13 है। इसे बांटने पर ये 2 और 8, 8 और 2 10, 3 बचे। इसके बाहरी कोश में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसी प्रकार आप अन्य तत्वों में इलेक्ट्रॉन्स को बांट करके देखिए। उदाहरण के तौर पे ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। अतः हम कह सकते हैं कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बांटने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इसके प्रथम कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी द्वितीय कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अतः ये इसका बाहरी कोश कहलाया। किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा यानी आउटरमोस्ट शेल को हम संयोजी कोश यानी वैलेंस शेल कहते हैं। और इस संयोजी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, इसकी बाहरी कोश में यानी आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बाहरी कोश उसका वैलेंस शेल कहलाया। इसके महत्व को हम अभी समझेंगे। अब आप इसे देखकर बताइए कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और यह परमाणु किस तत्व का है। अब आप हाइड्रोजन व हीलियम के परमाणु को देखिए और बताइए कि किसका कोश पूर्ण है, हाइड्रोजन का या हीलियम का। बिल्कुल ठीक, हीलियम के प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः ये पूर्ण है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह अभिक्रिया में सम्मिलित होते हैं। अभिक्रिया यानी किसी अन्य तत्वों के साथ बंध बनाना या जुड़ना। हीलियम की तरह ही और तत्व हैं, जैसे नियॉन व आर्गन। इनके कोशों को आप देख सकते हैं। हीलियम का पहला कोश पूर्ण है, नियॉन का भी कोश पूर्ण है, आर्गन के भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इनका कोश पूर्ण होने से ये किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इन्हें हम नोबल गैस भी कहते हैं। अतः ये स्थिर हैं यानी स्टेबल हैं। इनके बाहरी कोश पूर्ण होने से हम कह सकते हैं कि इनकी संयोजकता 0 है। अब संयोजकता क्या कहलाती है? अब हम संयोजकता को समझेंगे। देखिए, ये है हाइड्रोजन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो इसके पहले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। जैसा हमने जाना था कि पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई? 1 की। अतः इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी हुई 1। हीलियम को देखिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाहरी कोश में यानी इसका प्रथम कोश पूर्ण है, अतः इसकी वैलेंसी संयोजकता हुई 0। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें बांटिए 2 और फिर 1।
तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई? 7 की, क्योंकि बाहरी कोश में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही समझने की बात है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है तो ऐसे तत्व अपना इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में यानी रिएक्ट होते समय इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। आप बताइए, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है या एक देना? अतः ये 1 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इसीलिए इसकी संयोजकता हुई 1। बेरिलियम को आप स्वयं समझिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। बांटिए 2 और 2। पहला कोश पूर्ण हुआ। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 6 की। तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या 2 देंगे? बिल्कुल ठीक समझा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इसीलिए इनकी वैलेंसी हुई 2। इसी प्रकार बोरॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई 5, 2 और 3। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या 3 देंगे? 3 देंगे, इसीलिए इसकी वैलेंसी हुई 3। अब कार्बन को देखिए, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, बांटने पर हुए 2 और 4। क्या ये 4 देंगे या 4 लेंगे? ये 4 दे व ले सकते हैं और साथ ही 4 साझा कर सकते हैं। साझा करना यानी बांटना, अतः इसकी वैलेंसी हुई 4। नाइट्रोजन में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 5। अब बताइए, ये 5 देंगे या 3 लेंगे? इनके लिए 3 लेना आसान है, अतः इसकी वैलेंसी हुई क्या? 3 नहीं, -3। क्यों -3? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। ऑक्सीजन को देखिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, बांटने पर ये कैसे हुए? 2 और 6। अब आप बताइए, ये 6 देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे? यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स देने की जगह 2 लेंगे, अतः इनकी वैलेंसी हुई -2। फ्लोरीन को देखिए, इसके पास है 9 इलेक्ट्रॉन्स, ये बांटने पर हुए 2 और 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या 7 देंगे? हाँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, अतः इसकी वैलेंसी हुई -1। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बांटने पर ये हुए 2 और 8। इसका प्रथम एवं द्वितीय कोश पूर्ण है, अतः इसकी संयोजकता वैलेंसी हुई 0, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स न ही देते हैं और न ही लेते हैं। अब आप इसी प्रकार अन्य सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर उनकी संयोजकता यानी वैलेंसी निकाल करके देखिए। देखिए, यहाँ पहले 20 तत्वों के एटॉमिक नंबर व प्रतीक दिए गए हैं, हाइड्रोजन हीलियम से लेकर कैल्शियम तक। जैसा कि हमने जाना था, हीलियम, नियॉन व आर्गन की संयोजकता यानी वैलेंसी 0 है, इसीलिए हम इन्हें नोबल गैस कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी अभिक्रिया में सहभागी नहीं बनते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या व संयोजकता दी गई है। जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव है वे सब कहलाते हैं मेटल्स यानी धातु, और जिनकी संयोजकता नेगेटिव है उन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल्स यानी अधातु। आप यहाँ देख सकते हैं, जो देने वाले होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज आता है और जो ग्रहण करते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज आता है। इससे जीवन का एक मूल्य निकल के आता है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे पास सकारात्मकता आती है, और अगर हम ग्रहण करते हैं या लेते हैं तो हम ऋणी बन जाते हैं। अतः देना हमेशा अच्छा होता है। क्या आप जानते हैं कि 2 परमाणु किस प्रकार जुड़ते हैं? या तो उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन साझा करना यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के संयोजी कक्षा से साझा यानी शेयर करते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में संयोजी कक्षा यानी बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी कक्षा यानी वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के संयोजी कक्षा से आदान व प्रदान करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तत्व ने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है। तो इस प्रकार धातुओं और अधातुओं में अंतर हुआ। धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन खोने पर धनात्मक आयन बनाते हैं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो इन पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। और अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने पर ऋणात्मक आयन बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातुओं की संयोजकता पॉजिटिव 1, 2, 3 होती है और अधातुओं की संयोजकता यानी वैलेंसी, चूंकि ये ग्रहण करते हैं इसीलिए -1, -2, -3 होती है। क्या आप जानते हैं जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तब क्या बनता है? आइए देखते हैं। यहाँ ये सफेद दिखने वाला हाइड्रोजन का परमाणु है। जब हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते या मिलते हैं तो हाइड्रोजन का अणु यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ ये लाल रंग का ऑक्सीजन का परमाणु है। जब इससे ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु जुड़ता या टकराता है तो यह ऑक्सीजन का अणु यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। इस प्रकार जब 2 या 2 से अधिक परमाणु या एटम मिलते हैं तो अणु यानी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु यानी मॉलिक्यूल्स को मिला दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। अब इन्हें गर्म गैसों के वातावरण या हीट मिलने पर क्या हुआ? इनके तो बंध टूट गए और ये तेजी से घूमने लगे। हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से जुड़ गए, अर्थात जल बन गया। ये है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इनके गुणों में अंतर है। ये मिलकर वाटर मॉलिक्यूल एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक अलग रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, हाइड्रोजन एक पदार्थ, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ, दोनों में आपस में अंतरक्रिया करके जो परिवर्तन आया उससे एक अलग रासायनिक गुण वाला पदार्थ बना यानी जल तैयार हुआ। रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार लिखी जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने पर जल बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहलाए और जल उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाया। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना उसे हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। बताइए यहाँ क्या उत्पाद हुआ? जल। बिल्कुल ठीक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तैयार हुआ जल। ये तीर अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है यानी उत्पाद की तरफ इंगित करता है। इस प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन हुए अभिकारक रिएक्टेंट और जल हुआ उत्पाद यानी प्रोडक्ट। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, ये क्या कहलाता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रतीक या सिंबल के रूप में दर्शाते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसे लिखते समय तीर बीच में होता है। तीर के बाईं यानी लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक रिएक्टेंट्स होते हैं। तीर की दाईं यानी राइट हैंड साइड उत्पाद प्रोडक्ट होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार लिखी जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने पर वाटर मॉलिक्यूल तैयार हुआ। आपने जो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन और रासायनिक समीकरण अभी देखे, उन्हें आप यहाँ लिखिए। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण जो आपने देखे होंगे। बना हुआ सेब फल कुछ देर में कैसे लाल पड़ जाता है?
कुछ अन्य उदाहरण जैसे कागज का जलना, दही का जमना, फल से मुरब्बा का बनाना या लोहे में जंग का लगना। अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, मिलने पर वह जल बन गया, द्रव था, जल लिक्विड है। गंध में परिवर्तन, जब माँ सब्जी बघारती है तो आपने गंध में परिवर्तन महसूस किया होगा। मूल पदार्थ से अलग होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जैसे जल बनाता है। रंग में परिवर्तन, जैसे फलों व सब्जियों के रंग में परिवर्तन आना। ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि का उत्सर्जन, जैसे माचिस जलाने पर, और नया पदार्थ बनता है। छात्राओं, अब ध्यान से सुनिएगा। जैन मतानुसार परमाणुओं में बंध का सूत्र क्या है, यानी परमाणु परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो किन परमाणुओं में बंध होता है, यह बताया गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो बंध होता है वह जैनाचार्य उमा स्वामी जी महाराज के तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय के सूत्र क्रमांक 33 से 37 में बताया गया है। परमाणु के स्निग्ध, चिकनापन व रुक्षत्व, रूखापन गुण के कारण बंध होता है। क्या आपको समझ आया? परमाणु का स्निग्ध यानी परमाणु जब चिकने होते हैं, और रुक्षत्व यानी जब परमाणु रुक्ष यानी रूखे होते हैं। जब स्निग्ध और रुक्ष यानी चिकने और रूखे परमाणु एक दूसरे से मिलते हैं तब बंध होता है। स्निग्धता का उदाहरण है चाशनी, तेल आदि। रुक्ष पदार्थ जैसे कि आटा, रेत आदि। जब हम आटे को तेल से मिलाएंगे तो वह जुड़ जाएगा। अब समझ आया? जैसा हमने जाना कि स्निग्ध यानी चिकने और रुक्ष यानी रूखे गुण वाले दो परमाणु जब परस्पर में मिलते हैं तो बंध यानी जुड़ाव होता है, तो क्या सभी स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले परमाणुओं में बंध होता है? देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। सभी स्निग्ध और रुक्ष परमाणुओं का बंध नहीं होता। अर्थात जघन्य गुण वाले यानी कम गुण वाले, जिनमें बिल्कुल न के बराबर शक्ति हो यानी कम शक्तियांश वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता। वे परमाणु जिनकी शक्ति कम हो उन्हें आप आपस में मिलाएंगे तो उनमें कोई जुड़ाव नहीं होगा। जैसे सीमेंट में पानी मिला दिया और वह सूख गया, तो क्या अब उसमें शक्ति बची है कि उसमें आप रेत मिलाना चाहेंगे तो मिल जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब सीमेंट का गुण नष्ट हो गया है, कम हो गया है, इसीलिए अब उसमें बंध नहीं हो सकता। आपने देखा भी होगा, जिनके व्यवहार में गुणों की कमी होती है उनके संबंध भी जल्दी नहीं बनते हैं, है ना? जब कम गुण वाले परमाणुओं में बंध नहीं होता तो क्या जिन परमाणुओं में समान गुण होते क्या उनमें बंध होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर हम रेत को रेत से मिलाना चाहेंगे तो क्या वह जुड़ जाएगी? पत्थर को पत्थर से मिलाएंगे तो क्या ये जुड़ जाएंगे? या तिली को तिली से मिलाएंगे तो मात्र इनके मिलाने पर लड्डू तैयार हो जाएगा? नहीं ना। जब जघन्य गुण वाले परमाणुओं में बंध नहीं होता या समान गुण वाले परमाणुओं को मिलाने पर भी बंध नहीं होता, तो बंध कब होता है? दो अधिक गुण वाले परमाणुओं में परस्पर बंध होता है। अर्थात जब दो रुक्ष शक्ति वाले परमाणु किसी एक शक्ति वाले, दो शक्ति वाले या तीन रुक्ष शक्ति वाले परमाणु से मिलते हैं तो भी बंध नहीं होता। जब दो शक्ति वाले रुक्ष परमाणु चार शक्ति वाले रुक्ष परमाणु से मिलते हैं तब बंध होता है। उदाहरण के तौर पर दही का जमना। जैसे दूध में थोड़ा सा दही डालने पर पूरा दूध दही बन जाता है, पर क्या दही दूध बनता है? नहीं। ऐसा क्यों?
क्योंकि दही अधिक शक्तिशाली है। इसी तरह दूध में नींबू डालते ही छेना बन जाता है, क्योंकि नींबू की खटास अधिक शक्तिशाली है। ऐसा कहा भी तो है, जिसके गुण ज्यादा होते हैं उसकी ही जीत होती है। हम इस सारणी से समझेंगे। दो स्निग्ध और दो रुक्ष परमाणुओं को हम मिलाएंगे तो बंध नहीं होगा। दो स्निग्ध और दो स्निग्ध को मिलाएंगे तो भी बंध नहीं होगा। जैसे कि दो रुक्ष या दो रुक्ष को मिलाएंगे तो भी बंध नहीं होगा, जैसे हमने ऊपर उदाहरणों में देखा। तिली तिली को मिलाने पर लड्डू का बनना, स्निग्ध रुक्ष में सीमेंट और जल को मिलाने पर बाद में आप उसमें रेत मिलाएंगे तो मिलेगा क्या? नहीं। वैसे ही दो रुक्ष और चार स्निग्ध जब मिलेंगे, शक्ति वाले परमाणु जब मिलेंगे तब बंध होता है, या दो रुक्ष और चार रुक्ष शक्ति वाले परमाणु जब मिलेंगे तब बंध होगा। अब आपको समझ आया? सोचिए, बंध होने के बाद क्या होता है? क्या आप जानते हैं? अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वाले परमाणु को अपना जैसा बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पे, अधिक मीठे रस वाला गीला गुड़ उस पर पड़ी धूल को भी गुड़ जैसा मीठा बना देता है। हमने सुना भी है, जो व्यक्ति अधिक गुणवान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उनके गुण भी हम में आ जाते हैं। हमने जो रासायनिक अभिक्रिया देखी थी, उसमें एक नया पदार्थ बना था। उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक यानी कंपाउंड। अर्थात दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना नया पदार्थ यौगिक यानी कंपाउंड कहलाता है। अब हम किसी भी यौगिक यानी कंपाउंड का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है ये समझेंगे। इस संयोजकता सूची यानी वैलेंसी चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें कुछ तत्वों के और कुछ यौगिकों की संयोजकता यानी वैलेंसी दी गई है। अब हम इससे कंपाउंड कैसे तैयार करते हैं? उदाहरण के तौर पे, अगर हमें MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना हो तो इसमें पहले ये देखिए कि धातु कौन है और अधातु कौन है। धातु अधातु पहचानने के बाद हम धातु को पहले लिखते हैं और अधातु को बाद में। अब सूची में मैग्नीशियम की संयोजकता देखकर बताइए कितनी है? ठीक समझा, यह है +2। इसे मैग्नीशियम के नीचे लिखिए। और अब ढूंढिए क्लोराइड की कितनी है? यह है -1। इसे क्लोराइड के नीचे लिखिए, जैसे कि यहां लिखा गया है। अब क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे, यानी धातु अधातु लिखने के बाद मैग्नीशियम की जो संयोजकता यानी वैलेंसी है उसे क्लोराइड के नीचे लिखेंगे और क्लोराइड की जो वैलेंसी है उसे मैग्नीशियम के नीचे लिखेंगे। इस प्रकार हमारा यौगिक का रासायनिक सूत्र तैयार हुआ। एक और उदाहरण, यह है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड की वैलेंसी देखकर बताइए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है बिल्कुल ठीक +3 और क्लोराइड की है -1। इसमें एल्यूमिनियम धातु है और क्लोराइड अधातु, तो क्या पहले लिखेंगे? हाँ, एल्यूमिनियम के बाद हम लिखेंगे क्लोराइड। अब इनकी वैलेंसी इनके नीचे लिखिए और क्रिस क्रॉस मेथड से एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्लोराइड के नीचे लिखिए और क्लोराइड की एल्यूमिनियम के नीचे। एक संख्या न लिखने पर भी संख्या मानी जाती है। इस प्रकार इसका सूत्र हुआ AlCl3। यहां कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं, इसे ध्यान से देखिए। पहला KCl, दोनों पर +- का चार्ज है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसलिए नहीं लिखा गया। ऐसे ही NaF यानी सोडियम फ्लोराइड के लिए भी। और इसी प्रकार से कैल्शियम और सल्फर में +2 और -2 का चार्ज है। जब चार्ज एक से संख्या के हों और पॉजिटिव और नेगेटिव हों तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अब बताइए Mg2O2+ और O2- इसमें क्या होगा? इसमें भी इसी प्रकार ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे? MgO। छात्रों, इस भाग में दी हुई जानकारी को ध्यान से पढ़िए।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे समझने के बाद ही आगे कुछ और समझ पाएंगे। जय जिनेंद्र।